हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 6 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म चल रहा है, आज इसके ऊपर आपका लास्ट लेक्चर है बेटे। इसमें है क्या, इसमें हम एलपीजी पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल हुई या कितनी सक्सेसफुल नहीं हुई उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हमने क्या करना है, पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में मेरिट्स पढ़ लिए थे कि एलपीजी पॉलिसी ने कैसे कैसे हेल्प करी। अब बेटा इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, डीमेरिट्स पढ़ेंगे एलपीजी पॉलिसी की, कि एलपीजी पॉलिसी में हम क्या क्या नहीं कर पाए। तो एलपीजी पॉलिसी की सबसे बड़ी जो है डीमेरिट वो ये है कि इसमें निगलेक्ट कर दिया गया एग्रीकल्चर सेक्टर को, कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जितना उभर के सामने आना चाहिए था उतना उभर के सामने नहीं आया। इसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया गया, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हैं इनके ऊपर ध्यान दिया गया। तो ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जो जीडीपी ग्रोथ थी, हैज़ प्राइमरली बीन ओइंग टू अ ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। इसमें सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ हो पाई। सस्टेनियल एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ सफर्ड अ सीरियस निगलेक्ट एंड इट्स ग्रोथ रेट हैज़ डिप्लेटेड टू अ मिजरेबली लो लेवल। आगे वो बोल रहे हैं ना, सस्टेनियल एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ सफर्ड अ सीरियस निगलेक्ट। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको एक सीरियस निगलेक्ट यानी कि एक बहुत ज़बरदस्त नज़रअंदाजी से गुजरना पड़ा। एंड इट्स ग्रोथ रेट, और इसका जो ग्रोथ रेट था, हैज़ डिप्लेक्टेड टू अ मिजरेबली लो लेवल, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल के ऊपर आ गया था। बिकॉज ऑफ ईच इंडिया इज़ विटनेसिंग अ वाइडनिंग गल्फ बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज। बिकॉज ऑफ विच, इसके कारण जो इंडिया है, मतलब वो एक उसमें ना एक बहुत बड़ी खाई पड़ गई, किसमें, वो गांव के और शहर के लोगों में। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो गांव के लोगों का एक सबसे बड़ा ज़रिया होता था कमाई का, ठीक है। तो अगर उसको इग्नोर कर दिया गया तो जो रूरल थे उन्होंने अर्बन से पीछे हटना स्टार्ट कर दिया और उनकी तरफ ध्यान देना जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। तो देखो किस तरीके से निगलेक्ट करा गया, ठीक है। तो किस तरीके से निगलेक्ट करा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है रॉ मटेरियल का, हमें पता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसमें लेबर की जो सप्लाई है किसमें, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो अच्छे से होती है ना। आगे एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिमांड के सोर्स का एक बहुत अच्छा साधन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री की बहुत सी चीज़ें, जैसे कोई रॉ मटेरियल हो गया, कोई लेबर की सप्लाई हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये यहीं से तो जाएंगी एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो इसलिए इसको इग्नोर करके बहुत गलत कर दिया। आगे है दूसरा, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि सिर्फ शहर की, तो देखो बेटा अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है। यानी कि सिर्फ शहर वाले लोगों के तरफ ध्यान दे दिया गया, जो गांव है उनको पीछे छोड़ दिया गया। तो एलपीजी पॉलिसीज हैव रिजल्टेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन अर्बन एरियाज, यानी कि शहर के इलाकों में तो हो गई ग्रोथ, लेकिन गांव के जो इलाके हैं वो पेंडिंग रह गए, ठीक है। थिंक ऑफ एनी एमएनसी, यानी कि कहना किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सोचें, यू विल हार्डली फाइंड, आपको बहुत ही कम ट्रेस मिलेंगे हमारे पास्ट में जो भी ग्रोथ हुई है उसमें हम देखेंगे कि इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत कम हुई है। ऑल एमएनसीज आर फोकसिंग ऑन अर्बन एरिया, जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थे, ठीक है, म्यूनसिपल नहीं सॉरी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थे, वो सिर्फ गांव के तरफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ शहर की तरफ ध्यान दे रहे थे, ठीक है। तो ये तो फिर गलत हो गया ना, फिर गांव वाले लोग किधर जाएं, ठीक है। तो आगे है तीसरा, इकोनॉमिक कॉलोनलिज्म। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हमारी जो कंट्री थी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इकोनॉमी को, और उसके ऊपर अलग अलग कंपनीज ने अपना एकाधिकार जमा लिया। इंडिया सफर्ड नियरली, हमें पता है इंडिया 200 साल तक जो है राजनीति के क्षेत्र में प्रताड़ित रहा है, कहना। नाउ अब एमएनसीज यानी कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आए हैं वो अपना इकोनॉमिक कंट्रोल फिर से भारत के ऊपर बढ़ा रहे हैं, और हमें इकोनॉमिक सोशलिज्म देखने को मिल रहा है। जैसे इंडिया हम फिर पीछे जा रहा है इंडिया। आगे है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म,
स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म क्या है? स्प्रेड ऑफ एमएनसीज इन द कंट्री में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का फैलना एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एलपीजी पॉलिसी के कारण हैज़ रिजल्टेड इन अ लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। इससे क्या होगा? बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूमरिज्म फैलेगा। ठीक है। A variety of global brands in the market has induced the masses of become spendthrift going beyond their means। यानी कि बहुत से ऐसे ग्लोबल ब्रांड हैं हमारी मार्केट में जिनका जो है वॉल्यूम हमें बढ़ाना चाहिए था लेकिन वो बढ़ नहीं पाया। तो मतलब ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक होगी। हम जितना दूसरी कंट्री को भेज सकते थे हम उतना नहीं भेज पाए। The Indian society is adapting itself to the western culture of spending through borrowing। तो आज भी हम जो है चीज़ें खरीदते हैं तो हमें बहुत सारा कर्जा लेके उनका पैसा पेमेंट वापस करना पड़ता है। तो इससे हमारे बेशक साइज़ तो बढ़ रहा है मार्केट का, लेकिन हमारे पास पैसे भी तो कमी हो रही है। ठीक है। तो ये स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म इसके अंडर आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है नुकसानदायकता है। आगे है लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है। लोप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस को अब ध्यान से समझो। एलपीजी हैज़ एक्सेलरेटेड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इंडियन इकॉनमी बट इट इज़ लोप साइडेड। ठीक है। लोप साइडेड का मतलब इतना ज़्यादा नहीं हुआ इंडिया का ग्रोथ जितना होना चाहिए था, ये कुछ ही इलाकों तक सिमट के रह गया। कहना इट इज़ नॉट एन इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस, ये अंदर वाला ग्रोथ प्रोसेस नहीं था जो हम चाहते थे। इट डज नॉट इंक्लूड एनी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इसमें इकोनॉमी का कोई भी सेक्टर नहीं आया। कहना इंस्टेड इट इज़ इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है चीज़ें देखने को और समझने को मिली। ठीक है। आगे है कल्चरल इरोजन। ठीक है। कल्चरल इरोजन, ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो लेड टू कल्चरल इरोजन इन द इंडियन सोसाइटी। ठीक है। कल्चरल इरोजन यानी कि हमारा जो कल्चर था वो सेम नहीं रहा, उसको भी लगभग बर्बाद कर दिया गया। ठीक है। यानी कि हमारे रीति रिवाज, हमारी जो मान्यताएं थी उनको बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। तो आगे देखो, ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो लेड टू कल्चरल इरोजन इन द इंडियन सोसाइटी। फॉलोइंग आर सम सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और ये नीचे रखी कुछ खास सिग्निफिकेशंस हैं। नंबर 1 है इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी हैज़ टेकन अ लीड ओवर ऑल द पैरामीटर्स ऑफ लाइफ के जितने भी जो हैं पार्ट हैं उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यानी कि पैसे ने यानी कि जो जगह बना ली थी। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, हर एक बंदा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, जी हम भी जानते हैं। एंड वेल, वो भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहता है। ऑफ रिगार्डलेस ऑफ हीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड द फैमिली और द सोसाइटी, उसकी बढ़ती हुई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फैमिली की तरफ या सोसाइटी की तरफ, उसके हिसाब से। ना लॉयल्टी टुवार्ड्स द फैमिली की तरफ जो इकल्लापन होता है, एंड लॉयल्टी टुवार्ड्स सोसाइटी और सोसाइटी की तरफ जो इकल्लापन होता है, विच इज़ यूज टू बी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द इंडियन सोशल कल्चर आर बीइंग डिस्कार्डेड एज यूजलेस। तो ये चीज़ें जो हैं नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं हमारी कंट्री के ऊपर, ये फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, इन चीज़ों को जो है हमें करना चाहिए। आगे देखो, विच वे टू गो, हमें कौन से रास्ते में जाना चाहिए। यानी कि शुड वी और शुड वी नॉट सब्सक्राइब टू द एलपीजी, कि हमें एलपीजी को लेके आना चाहिए या नहीं। इट इज़ अ डिबेटेबल इशू, यहाँ पे बहस हो चुकी है। वाई अवॉइडिंग द प्रोस एंड कॉन ऑफ एलपीजी, यानी कि अगर हम इसके माड़े चंगे को ध्यान में ना रखें तो जो एलपीजी है भी मतलब हमने ध्यान से पढ़ी है तो हमें देखना चाहिए कि एलपीजी ने कितना ज़्यादा योगदान तो दिया ही हुआ है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना। इससे डेवलपमेंट तेज हुआ है, काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। ठीक है। हमें जो है इकोनॉमी में बेशक कंपल्शंस ज़्यादा हैं, लेकिन हमें चॉइस की जो स्थिति है वो भी यहीं से मिली है। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हाँ कि एलपीजी को लगाना चाहिए, एलपीजी हमारी कंट्री के लिए बेस्ट है, लेकिन एलपीजी लगाने के भी वे होते हैं, उसमें थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सुधार करना चाहिए। इसके साथ ही आपका चैप्टर मैंने डन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से रिपीट करेंगे, समझाएंगे बेटा, नया चैप्टर आपके लिए उठा के लेके आएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।